So we are starting with a new topic that is fishing industry. ये आपके ज्योग्राफी के सिलेबस का पाकिस्तान स्टडीज 2059 एंड IGCSE 0448 के पूरे सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक है। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज है नहीं और बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। तो फिशिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज फिशिंग इंडस्ट्री? इफ यू कैच फिश फॉर सेलिंग पर्पस, इट इज नॉट अ फिशिंग इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, फिशिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? फिश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइट। फिश के अंदर आपका 13 to 20% प्रोटीन होता है और फिश एक लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है। और फिश इज रिच इन कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड डी। तो फिश खाना तो बहुत अच्छी बात है और फिश खाना तो इस्लामिकली अच्छी भी बात है क्योंकि वो सुन्नत है। होली प्रॉफिट ने कहा है कि इफ यू कंज्यूम फिश और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचत मिलती। फिश का इंटेक आपकी बीमारियों से बचाता है आपको। ठीक है। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंस, फिश आपका 0.9% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। फिश 0.9% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है एंड 6% ऑफ इस फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न बाय फिश इंडस्ट्री। तो आप फिश को एक्सपोर्ट भी करते हो। बहुत हद तक आप फिश को एक्सपोर्ट करते हो। फिश को कहाँ के एक्सपोर्ट करते हो? जापान, जर्मनी, यूएसए, मिडल ईस्ट। इन जगहों में आपकी मछली बड़ी बिकती है, बड़ी डिमांड है आपकी मछलियों की। तो एक्सपोर्ट भी होता है और जब एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपको डॉलर्स मिलेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक है। तो 6% ऑफ इस फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न बाय फिशिंग इंडस्ट्री एंड इट्स कंट्रीब्यूट टू 0.9% ऑफ योर जीडीपी। ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइट है, ये हमने पढ़ लिया। फिश का जो वेस्ट होता है, आप मीट तो खा लेते हो पर जो वेस्ट बचता है ना फिश के अंदर का, जो इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह जो चीजें होती होंगी, उससे आपकी दो चीजें बनती हैं। एक तो पोल्ट्री फीड बनता है, चिकन का फीड बनता है। दूसरा फर्टिलाइजर बनता है। इससे आपका केमिकल फर्टिलाइजर भी बनते हैं और आपका पोल्ट्री फीड बनता है। ये दो चीजें आपकी बनती हैं फिश के वेस्ट से। ठीक है। फिर आगे है, फिश एक ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है। जो रिवर्स और लेक्स के बराबर में जो लोग रहते हैं वो बहुत पहले से ही फिशिंग इंडस्ट्री में मुलविस है। फिश को पकड़ते हैं, फिश को कैच करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं, फिश को बेचते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अगर अगर 2009 एंड 2010 का आप डेटा देखो तो नियरली 3.5 से 4 लाख लोग एम्प्लॉयड थे इनटू द फिशिंग इंडस्ट्री। So 3.5 to 4 lakh people were employed in the fishing industry. तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो वुमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, औरतों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वो कैसे मिलती है? जो औरतें होती हैं, औरतों के दो काम है फिशिंग इंडस्ट्री में। एक तो वो हैंडमेड नेट्स बनाती हैं। दूसरा, वो फिश जब आ जाती है शोर पर, कोस्ट पर, किनारे पर, तो फिश की सफाई, फिश की सॉर्टिंग, ये भी आपकी वुमेन लेबर काम करती है। एक तो ये अच्छी बात होगी कि औरतों को भी जॉब मिल रही है। इसके बाद फिश का ऑयल। बहुत सारे डॉक्टर्स, जब कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको बोलो, आप उसको बोलो मेरा हेयर फॉल का मसला है, हेयर की ग्रोथ का मसला है, वो आपको फिश ऑयल की टैबलेट पकड़ा देगा। बोला ये कंज्यूम करो तो आपको ये अब मसला कभी भी नहीं आएगा। तो फिश ऑयल मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज होता है। हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंस पढ़ी? सबसे पहले फिश का वेस्ट, फर्टिलाइजर और पोल्ट्री फीड में यूज होता है। दूसरा, फिश का ऑयल मेडिकल पर्पजेस के लिए। फिश का मीट बहुत सेहतमंद है। वाइट मीट कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। लो लो कोलेस्ट्रॉल की डाइट है। लो कोलेस्ट्रॉल इस मीट में होता है। 13-20% प्रोटीन होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, बहुत बहुत अच्छी चीज है ये। और एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये भी मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर आप लोकल एरिया में ही फिशिंग फार्म्स बना दिए, लेक्स पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन भी नहीं होगी। एक आप ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये भी लिख सकते हो। लोगों को जॉब मिलेगी, जब जॉब मिलेगी तो उनकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो वो टैक्स ज़्यादा देंगे, जीडीपी बढ़ेगा। और आप ये भी लिख सकते हो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट कर कर। अगर सवाल फिश के यूज का है तो आपको इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस में से कुछ बातें लिखनी, सारी बातें आपको नहीं लिखनी, कुछ बातें लिखनी है यूजेस ऑफ फिश में से।
एक तो डाइट का लिखोगे, फिश का मीट का लिखोगे, फिश के बेस का लिखोगे, फिश का ऑयल का लिखोगे। अगर यूजेस ऑफ फिश का सवाल आएगा, तो कभी भी आप फिश क्या एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं करोगे, आप जीडीपी की बात नहीं करोगे, ये दोनों बातें आप नहीं करोगे। सीधा आप यूजेस पर आ जाओगे फिश के। अगर सिर्फ यूजेस ऑफ फिश का सवाल आया, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री का आया, तो आप जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज की बात भी करोगे। टाइप्स ऑफ फिशिंग, बेसिकली दो टाइप की फिशिंग होती है, एक मरीन होती है, एक इनलैंड होती है। मरीन फिशिंग क्या होती है? जो आप समंदर में पकड़ते हो, सी ओशन में जाके जब आप पकड़ते हो, उसको कहते हैं मरीन फिशिंग। इनलैंड फिशिंग क्या होती है? जब आप फिश को कैच करते हो रिवर, लेक, रिजर्वॉयर, फिश फार्म, पॉन्ड, इन सब के अंदर जब आप फिश को कैच करते हो, तो उसको कहते हैं इनलैंड फिशिंग। मरीन फिशिंग क्या होती है? जब आप समंदर में जाके पकड़ते हो, कोस्टल एरिया पर जब आप फिश को पकड़ते हो, कैच करते हो, उसको कहते हैं मरीन फिशिंग। आगे आओ, अब हम मरीन फिशिंग की बात करते हैं। मरीन फिशिंग बेसिकली आपकी दो जगह होती है, एक सिन कोस्ट पर होती है, दूसरी मकरान कोस्ट पर होती है। सिन कोस्ट और मकरान कोस्ट के एरिया ये आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये है सिन कोस्ट, ये है सिन कोस्ट, सिन कोस्ट, ये है आपका मकरान कोस्ट। ये जो पूरा एरिया है बलूचिस्तान कोस्ट, उसको आप मकरान कोस्ट भी कहते हो, याद रखना। ये आपका मकरान कोस्ट का एरिया है, ठीक है। सिंध कोस्ट में एक फिशिंग सेंटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का ही सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग सेंटर है, जो कि है कराची। कराची पोर्ट, केमारी पोर्ट पर फिशिंग का बेहद काम होता है। बलूचिस्तान कोस्ट, मकरान कोस्ट में 5 फिशिंग सेंटर है: जीवानी, गवादर, पसनी, ओरमारा, सोमियानी। जीवानी, गवादर, पसनी, ओरमारा, सोमियानी। जीवानी, गवादर, पसनी, ओरमारा, सोमियानी। तो 5 मकरान कोस्ट में फिशिंग सेंटर है: जीवानी, गवादर, पसनी, ओरमारा, सोमियानी। गवादर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम मकरान कोस्ट पर आए, तो अगर हम मरीन फिशिंग पर आए, तो मरीन फिशिंग 2 कोस्ट पर होती है, एक होता है सिंध कोस्ट, दूसरा होता है मकरान कोस्ट। और मरीन फिशिंग जो है, मरीन फिशिंग की टाइप्स क्या है, वहां पे जो मछली पकड़ी जाती है वो कौन सी होती है? आपके सिलेबस में कुछ नाम है: प्रॉन, शार्क, सैरडाइन, मैक्रेल, हीरिंग, HERRING, ड्रम, स्केट्स, रे, कैटफिश। ये कुछ नाम है जो मरीन फिशिंग की टाइप्स हैं। इनके ब्रीडिंग सीजन क्या होते हैं? जून एंड जुलाई। जून और जुलाई इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ये याद रख, जून एंड जुलाई। बेस्ट फिशिंग सीजन क्या होता है? नवंबर टू मई। नवंबर से मई से पकड़ो, खाओ, पियो, जो करना है आप करो। जून जुलाई में आप नहीं पकड़ना। जून जुलाई में उनका बच्चे देने का टाइम है। तो वो जब अपने ब्रीडिंग करती है, अपने बच्चे देती हैं, तो उस वक्त आप पकड़ोगे तो उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, फ्यूचर में आपके मसला होगा। तो ये टाइम है, जून जुलाई का टाइम, आपको मछली खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, और इतनी गर्मी में अगर आप मछली खा रहे हो, तो मामला आउट हो जाएंगे, सीधी बात। क्योंकि इतनी, और फिश भी ना एक गर्म चीज है, गर्म चीज को आप जून जुलाई की इतनी पीक गर्मी में आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर मसला है, ठीक है। तो ज्यादा ही गर्मी हो जाएगी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। आपको खानी है, आप सर्दी के सीजन में खाओ, आप खाओ नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खाते जब, ठीक है, वो सर्दी में आपके लिए फायदेमंद भी, और उनको, और फिश की पॉपुलेशन को कोई मसला नहीं है। सिंध कोस्ट पर अगर आप आओ, तो सिंध कोस्ट टोटल कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ कोस्टल एरिया एंड 70% ऑफ द कैच। सिंध कोस्ट है छोटा, 30% कंट्रीब्यूट करता है एरिया को, टोटल एरिया को, बस का कैच 70% है। कैच यहाँ पर बहुत होता है। कराची पोर्ट पर, किमारी पोर्ट पर बहुत बड़ा काम होता है फिश का, फिशिंग इंडस्ट्री का। यहाँ पर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पर जो सी है वो बड़ा शैलो है, तो यहाँ पर बड़ी शिप्स भी आती हैं, यहाँ पर आपको बहुत मछलियाँ भी मिलती हैं। यहाँ पर मछलियों की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि रिवर इंडस बह रही है ना, तो रिवर इंडस अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लाती है। जब न्यूट्रिएंट्स लाती है, तो वो समंदर में छोड़ती है, और जब समंदर में छोड़ती है, तो फिश वहां पर अट्रैक्ट होती है, फिश वहां पर खाना पीना करती है।
तो ये आपकी एक अच्छी बात होती है कि रिवर इंडस सारे न्यूट्रिएंट्स लाती, समंदर में छोड़ती है और सारी फिश यहाँ पर खाने पीने आती है। और सिंध कोस्ट पर आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं, इंडस डेल्टा में आपको मैंग्रोव मिलेंगे, और मैंग्रोव्स आर बेसिकली द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश। मैंग्रोव्स की रूट्स में तो मछलियां रहती हैं, अपने बच्चे देती हैं। तो यहाँ पर ही अगर आप मछली पकड़ लो तो बहुत अच्छी बात है। और मैंग्रोव कोस्टल एरिया पे होते हैं, कोस्टल एरिया पे बहुत स्मॉल फिश की पॉपुलेशन होती है, समझे? सिंध कोस्ट में मछलियां इसलिए भी ज्यादा होती हैं और फिश कैच इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि एक तो रिवर इंडस न्यूट्रिएंट्स ला रही है और दूसरा मैंग्रोव्स। गवर्नमेंट बहुत डेवलपमेंट करती है यहाँ पर, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रिजर्वेशन फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी सब यहाँ पर होता है। यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कराची इस कोस्ट का मेन फिशिंग सेंटर है। अगर मकरान पर आ जाओ तो मकरान का टोटल एरिया है 70% ऑफ द टोटल कोस्टल एरिया, पर यहाँ पे जो कैच होता है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है, बस कम होता है। इसके 5 फिशिंग सेंटर है जो हमने बात करी, जीवानी, गवादर, पसनी, ओरमाला, सोमियानी। और गवादर इज द मेन फिशिंग सेंटर ऑफ बलूचिस्तान कोस्ट और द मकरान कोस्ट। यहाँ पर मैंग्रोव्स आपको नहीं मिलेंगे, माजरत, मैंग्रोव नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो मोस्टली फिशरमैन होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड यूज करते हैं, वो ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाते, वो ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड यूज करेंगे, इसलिए उनका कैच भी लो है। फिशिंग के बलूचिस्तान में जो फिशिंग के पोर्ट्स हैं वो छोटे क्यों होते हैं? सवाल, 5 रुपए का सवाल। वाई आर द पोर्ट्स इन बलूचिस्तान स्मॉल? वहां पर जो पोर्ट्स हैं वो छोटे क्यों हैं? चलो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 5 रुपए है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वहां पर तो आपकी डिमांड ही नहीं है। बलूचिस्तान की जो कोस्टल एरिया है वहां से मेन जो रेजिडेंशियल सेंटर्स हैं, जो मेन सिटीज हैं, वो तो बहुत दूर हैं। अब वहाँ पर इतना दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी लगती है और डिमांड ही कम है, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है, जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। कराची में तो अल्लाह अकबर, कराची में तो अगर आप कोई भी सामान बेच दो तो बहुत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कराची की डिमांड को टारगेट कर लो तो आप मिलीनियर बन सकते हो। बलूचिस्तान में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, तो आप कम करोगे क्या मेरे भाई? वहाँ पर मछली पकड़ के क्या खुद ही खाते रहोगे? ये मसला है मार्केट का। दूसरा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं है, साफ पानी नहीं है, पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत मसले हैं, टेलीकम्युनिकेशन का मसला है, बहुत अच्छे पोर्ट्स नहीं बने हुए, तो वहाँ पे इसलिए फिश का कैच भी कम होता है। बलूचिस्तान का एरिया भी तो आपको पता है ना, बलूचिस्तान का एरिया फ्लैट तो नहीं है, रगेड लैंडस्केप है। जब रगेड लैंडस्केप होगा, ऊपर नीचे टाइप की चीजें होंगी, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तो मुश्किल होगी। वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, स्पेशलाइज्ड लेबर नहीं है, स्किल लेबर नहीं है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला है। समझ लो बातों को, एक्सपोर्ट फैसिलिटी वहां पर ज्यादा नहीं है। कराची में ही गवर्नमेंट ने सारी एक्सपोर्ट फैसिलिटी रखी हुई है। ये सारी बात थी माउंटेनियस एरिया, इसलिए बलूचिस्तान के जो पोर्ट्स होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होते। ठीक है, अगर हम बलूचिस्तान में फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाएं तो इसका फायदा और इसका नुकसान क्या है? इसका फायदा एक तो ये होगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं, लोकल्स रहते हैं, उनको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और अगर फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आपने बलूचिस्तान में लगा ली तो आपको कराची नहीं आना पड़ेगा फिश को प्रोसेस करने के लिए, फिश को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, तो मछली सस्ती बिकेगी, सस्ती बिकेगी तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप बलूचिस्तान में फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगाते हो तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे, टेलीकम्युनिकेशन बनेगी, साफ वाटर की सप्लाई आएगी, फ्रेश वाटर सप्लाई आएगी, आप एक्सपोर्ट करोगे, ये सारी बातें। स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, पोर्ट फैसिलिटी बढ़ेगी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट देन टू कराची, ज़्यादा मछली होगी, कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी, डिले नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, जॉब मिलेगी, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ईजी सिंपल। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, जब लगाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अरे भाई, गवर्नमेंट के पास तो कुछ करने को पैसे नहीं है। अब गवर्नमेंट ये भी बनाना शुरू होगी तो गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्मॉल मार्केट है, अनएजुकेटेड लोग हैं,
इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है, लॉन्ग वे फ्रॉम मेजर सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, पोल्यूशन बहुत है और अर्बन पॉपुलेशन के इफेक्ट्स, पोल्यूशन वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे स्किलफुल लेबर ही नहीं है। जब स्किलफुल फिशरमैन नहीं होगा, वो मॉडर्न टेक्निक को नहीं अपनाएगा, तो फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता आपका। ये इश्यू है। एक तो ये मसला हमने सीख लिया। अब आ जाओ, अब हमने सिंध कोस्ट पढ़ लिया, मकरान कोस्ट पढ़ लिया। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मरीन फिशिंग के ऊपर। अब मरीन फिशिंग की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है सब्सिस्टेंस, दूसरी होती है कमर्शियल। सब्सिस्टेंस होती है जब आप अपने लिए ही फिश को पकड़ो, अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए फिश को कैच करो, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस, खुद के लिए। ये थोड़े से गरीब होते हैं, ये गरीब फिशरमैन होते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स वाले फिशरमैन होते हैं। इनके पास मॉडर्न नॉलेज नहीं होती, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इनके पास हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो सब्सिस्टेंस मरीन फिशिंग, व्हेन फिशरमैन एंड देयर फैमिलीज ईट द फिश दे कैच देमसेल्फ, इनका मेन काम बेचने का होता ही नहीं है। इनका मेन काम है सिर्फ पकड़ो और खाओ, बच गई एक्स्ट्रा है तो बेच दो। ऑल सिंपल मेथड्स यहाँ पे यूज होते हैं। 2 से 5 किलोमीटर तक ही आप समंदर में जाते हो, वापसी आ जाते हो। स्मॉल वुडन बोट्स यूज करते हैं, ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स यूज करते हैं, हैंडमेड नेट्स यूज करते हैं। अनस्किल फिशरमैन होते हैं, ज्यादातर तो फैमिली मेंबर ही होगा, बाप बेटे को लेकर चला गया बस। ज्यादा स्किलफुल फिशरमैन यहाँ पर नहीं होते, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। सुबह जाते हैं, शाम को वापसी। फिश आर स्टोर्ड ऑन आइस बास्केट और बकेट। ये बकेट लेके जाते हैं, इसके अंदर बर्फ बर्फ डालते हैं, वहीं पर ही मछली को रखते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर जब वापसी आते हैं वहाँ पे इनका काटम पेटी होती है, फिश प्रोसेस होती है। जब तक ये लोग समंदर में, जब तक ये बास्केट में ही रखेंगे आपके मछलियों को, इनका कोई प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती बोट में। ये ऐसे फिशरमैन होते हैं। ये रॉड एंड लाइन मेथड यूज करते हैं, बड़ी बड़ी नेट्स नहीं फेंकते, मैकेनाइज बोट्स नहीं होती। ये इनके मेथड है, मेथड याद करना लाजमी है, एग्जाम में आता है। कमर्शियल पढ़ाओ, तो कमर्शियल क्या बेसिकली मतलब होता है कि फॉर सेलिंग पर्पस। कमर्शियल में आप मछलियां कैच करते हो बेचने के लिए, बेचने की नीयत के लिए। 2 मेजर फिशिंग सेंटर है कमर्शियल के, कराची और गवादर। कमर्शियल फिशिंग, जो फिशिंग सेंटर है, वो मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न मेथड यूज करता है। गिल नेटेड टेक्निक यूज करेगा, बड़ी बड़ी नेट्स फेंकेगा और गिल्स में जाके वो फंसती है। तो मॉडर्न टेक्निक है, मैकेनाइज बोट यूज करेगा विद इंजन, जिसकी वजह से बहुत दूर तक भी जा सकते हैं और बहुत दिनों के लिए जाते हैं, दिन बाद वापसी आते हैं। बड़ी बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी फिशिंग बोट्स होती हैं। यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी तो ऐसी होती है, पूरे कंपार्टमेंट होता है, पूरा एक रूम होता है, रेफ्रिजरेटेड रूम, जहां पर आप मछली को रखते हो स्टोर के लिए, कि वो खराब ना हो। जब तक आप शोर पर पहुंचो, जब तक वो खराब ना हो। चिल स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रॉलेज यूज करते हैं, बड़ी बड़ी नेट्स यूज करते हैं, और इनके फिशरमैन के पास ट्रेनिंग भी होती है। इन ऐसे फिशरमैन को लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्राइब हाउ मरीन फिशिंग मेथड्स कैन बी इम्प्रूव, वही सारी बातें। बोट्स यूज करो तो आप दूर जा सकते हो, आप ट्रेनिंग करो, आप लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करो, आप मैकेनाइज बोट्स यूज करो, आप नाइलॉन नेट्स यूज करो, गिल नेट की टेक्निक यूज करो। 2 और टेक्निक्स होती है मॉडर्न टेक्निक्स, जिसमें एक है सोनार, दूसरा है रेडार। सोनार का मतलब होता है कि वो एक बोट के नीचे एक आपकी डिवाइस लगती है, जो ऐसी वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है कि फिश का जो ग्रुप है वो खुद आपके पास चल कर आता है कि हमें पकड़ लो। वो आपके पास अट्रैक्ट होगा, आपने नेट पे किया, आपने पकड़ लिया। तो ये सोनार जैसी टेक्नोलॉजी जो साउंड वेव्स ऐसे प्रोड्यूस करती हैं कि फिश आपके पास अट्रैक्ट होती है। दूसरा रेडार, नेविगेशन के लिए। आप बीच समंदर में जा रहे हो, कहाँ जाओगे, घूम जाओगे, तो रेडार बेसिकली आप यूज करते हो नेविगेशन पर्पस के लिए। डिस्क्राइब द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द मकरान कोस्ट विद रेफरेंस टू द मेथड्स ऑफ कैचिंग द फिश। भाई मकरान कोस्ट की फिशिंग इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करना है और मेथड्स भी बताने। तो मकरान कोस्ट 70% टोटल एरिया है, 30% इसका कैच है। फिश इज द मेन ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द मकरान कोस्ट। ठीक है, ज्यादातर वहां पर सब्सिस्टेंस होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, हैंडमेड नेट्स यूज करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, स्मॉल वुडन बोट्स यूज करते हैं। सिंपल। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। इनलैंड,
हमने पढ़ा ना कि 2 टाइप की फिशिंग इंडस्ट्री होती है। एक होती है आपकी मरीन, दूसरी होती है इनलैंड। मरीन के अंदर 2 होती हैं, सबसिस्टम और कमर्शियल। अब दूसरी है इनलैंड। इनलैंड वो मरीन वो फिशिंग टाइप होती है जब आप फिश पकड़ते हो रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर में। जब रिवर्स, लेक्स और रिजर्वॉयर में जब आप मछली को पकड़ते हो, उसको कहते हैं इनलैंड फिशिंग। और यहाँ पर फिश फार्म्स भी होते हैं। तो बेसिकली कुछ इनलैंड फिशिंग की सोर्स मैं आपको बताता हूँ। तो 5 ईस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, 5 ईस्टर्न रिवर्स हैं। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, 5 ईस्टर्न रिवर्स हैं। ये 5 ईस्टर्न रिवर्स में मछली पकड़ता हूँ। मंगला डैम, टर्बेला डैम, बरसक डैम, खींजर लेक, हालीजी लेक, यहाँ पर आप इनलैंड फिशिंग करते हो, रिवर्स और लेक में। इनकी स्पीशीज याद रखना जरूरी है। मरीन की हमने पढ़ी थी ना, हीरिंग, मैकरेल, कैटफिश, प्रॉन, शार्क, सैर्डाइन। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा देसी नाम होगा। मरीन में इंग्लिश नाम था, यहाँ पर थोड़ा सा देसी नाम होगा। राहू, पल्ला, थल्ला, ये राहू, पल्ला, थल्ला, महासीर। समझ आए? राहू, पल्ला, थल्ला, महासीर, ये आपके हैं देसी नाम। और ये होते हैं इनलैंड फिशिंग के। ट्राउट, ट्राउट भी आप एक लिख सकते हो। ट्राउट भी आपका इनलैंड फिशिंग का होता है। अब आ जाओ फिश फार्म्स के ऊपर, पॉन्ड फिशिंग के ऊपर। अब पॉन्ड में फिशिंग कैसे की जाती है, फिश फार्म्स कैसे होते हैं, ये देखो। ज्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर वाले लोग करते हैं। ये होते हैं फिश फार्म, इतने बड़े 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 रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड, सीमेंटेड होते हैं ये। यहाँ पर कोनों पर सॉलिडिफाइड मड लगाई जाती है कि पानी बाहर निकले, बाहर ना निकले। और नीचे से ये सीमेंटेड होते हैं। सीमेंटेड क्यों होते हैं? वाटर की सीपेज ना हो। बड़े रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड होते हैं। ज्यादातर आपको ये मिलेंगे पंजाब में, क्योंकि वहां पर पानी का मसला नहीं होता। ये पानी ये रिवर से और रिजर्वॉयर से लाते हैं, कनाल से लाते हैं, फ्रेश वाटर लाते हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड की सबसे पहले डिगिंग करते हैं। डिगिंग के बाद ये पानी डालते हैं, मैंने डिगिंग के बाद सीमेंटेशन करते हैं, सॉलिडिफाइड मड लगाते हैं, फिर ये पानी डालते हैं। रेगुलर वाटर सप्लाई होता है। अक्सर इनका पानी चेंज होता है, फ्रेश वाटर बार बार डालते रहते हैं, पुराना पानी निकालते रहते हैं। फिर आप जाओगे हेचरी या नर्सरी, जहां पर आपको मछली के बच्चे मिलेंगे। बेबी फिश को लाओगे, यहाँ पर डाल, जहां पर जाके डाल दोगे। रेगुलर फीडिंग करोगे, हेल्थ चेकअप करोगे, पानी चेंज करोगे, इनको बड़ा करोगे, इनको रेस करोगे। रेस करने के बाद आप क्या करोगे, इनको आपने बड़ा कर दिया। अब बड़ा करने के बाद इनकी सॉर्टिंग वगैरह करनी है, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज और साइज की वजह से सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग करोगे। फिर जब पूरी इनकी फुल साइज हो जाएगा तो मार्केट में जाके बेच दोगे। अक्सर आप यहाँ पर एक रास्ता भी बनाते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अक्सर यहाँ पर फिश फार्म पर आपके दरख्त भी लगाए जाते हैं। दरख्त क्यों लगाते हैं? कि यहाँ पर शेड पड़े, पानी ठंडा रहे, टेम्परेचर कूल रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। समाया, ऑक्सीजन मिलती रहे, पानी ठंडा रहे, एक कूल एनवायरनमेंट रहे, शेड पड़ता रहे। फिश फार्म इज मेनली कंट्रोल, sorry, fish farms are mainly controlled by the private sector. Raise fish in artificial ponds. These fish farms are rectangular man-made ponds for breeding fish. जो बेस होती है वो सीमेंटेड होती है, लीकेज वगैरह ना हो। अक्सर आप ट्रीज प्लांट करते हो अराउंड द पॉन्ड, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एवेपोरेशन कम करता है और मौसम को भी ठंडा रखता है। फैक्टर्स क्या होते हैं फॉर बिल्डिंग अ फिश पॉन्ड? लैंड फ्लैट होना चाहिए, अलूवियल सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जो डिगिंग में बड़ी आसानी हो, कनाल्स करीब हो तो रिलायबल वाटर सप्लाई होगा, सफिशिएंट फिश फीड हो, एरिया मस्ट हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। समझ में आया? फिशिंग मेथड यूज ऑन अ फिश फार्म, वही सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई। पढ़ना है तो पढ़ लो। प्रिपेयर पॉन्ड बाय स्मॉल फिश फ्रॉम हैचरी, सिंगल स्पीशी के आप रखते हो, रेगुलर फीडिंग, हेल्थ केयर, चेक वाटर लेवल, ट्रांसफर बिटवीन पॉन्ड बाय साइज, कैच fully grown fish, fish of market size, catch by net.
ये बोला डिस्क्राइब द लेआउट एंड फीचर्स ऑफ अ फिश फार्म। भाई फिश फार्म बता दो। अच्छा भाई लार्ज फार्म है, रेक्टेंगुलर फार्म है, मैन मेड पॉन्ड है, यहाँ पे एक सड़क है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पर दरक है। सम सिंपल। सॉलिडिफाइड मड से आपने पानी रोका हुआ है। फिजिकल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया मेड इट इजी टू कंस्ट्रक्ट द पॉन्ड। ये वाला क्वेश्चन ये फैक्टर्स वाला है। फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग अ फिश पॉन्ड। वेयर आर द मटेरियल कम फ्रॉम दैट हैज बीन यूज्ड टू मेक द बैंक्स ऑफ पॉन्ड। अरे भाई आज जो पॉन्ड निकाल, जो पॉन्ड को डिगिंग करी उससे ही तो आपने सारा मटेरियल है। मसला नहीं है। बैंक होता है किनारा, तो सॉलिडिफाइड मड होती है वो कहाँ से आई? पॉन्ड को आपने खोदा, जो मिट्टी निकली उससे लगा ली। ठीक है, बस। आज हमने क्या पढ़ा? फिशिंग इंडस्ट्री शुरू करा, फिशिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ी, टाइप्स पढ़ी। 2 टाइप होती है, मरीन और इनलैंड। मरीन में 2 टाइप्स होती है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। कुछ पास पेपर के क्वेश्चन देखे। फिर इनलैंड पढ़ी। इनलैंड में क्या होता है? फिश फार्म्स के बारे में पढ़ा, फिश फार्म का लेआउट पढ़ा, फिश फार्म कैसे होते हैं ये पढ़े, फिश फार्म के अंदर प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें देखी। एक और पार्ट होगा जिसके अंदर हम सस्टेनेबल फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और हम प्रॉब्लम्स फॉर फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पास पेपर पे क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।